ट्रांसलेट ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम 21 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। ये यूपीएससी, एसएससी और बैंक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। और तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बाल स्वराज पोर्टल। बाल स्वराज पोर्टल न्यूज में आया था, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में। कौन सी मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया था? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया था। अब हमें जानना है कि विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर इंचार्ज कौन है। ये स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी, आपको पता होगा, स्मृति ईरानी इज इंचार्ज ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ओके, तो उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में, लेकिन इसे लॉन्च किसने किया अगर आपसे पूछा जाए तो इसे लॉन्च किया गया था एनसीपीसीआर के द्वारा। एनसीपीसीआर के द्वारा लॉन्च किया गया था। एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म। इसे समझ के रखिए अपने माइंड में, क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल बैंक या एसएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है फर्स्ट सी स्टैंड्स फॉर व्हाट, यानी एनसीपीसीआर में फर्स्ट सी स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो आपका आंसर क्या होगा? कमीशन होगा आपका आंसर। ओके, सो बाल स्वराज पोर्टल किसने लॉन्च किया था? एनसीपीसीआर ने लॉन्च किया था। अब इसमें इसका मेन पर्पस या एम क्या है ये जानना जरूरी है। फॉर ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। जो बच्चे जिनको प्रोटेक्शन और केयर की जरूरत है उन्हें ऑनलाइन ट्रैक किया जाता है और रियल टाइम मॉनिटर किया जाता है उनके बिहेवियर या उनके मतलब रिक्वायरमेंट्स के लिए। यानी उनको अगर डिप्रेशन वगैरह कुछ हो रहा है, उनके एजुकेशन नीड्स या इन सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? एनसीपीसीआर के द्वारा। एनसीपीसीआर यानी क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ओके, तो इस पोर्टल में दो फंक्शंस है। दो फंक्शन, यानी फर्स्ट क्या है? कोविड केयर। कोविड केयर में ये फंक्शन क्या है कि बेसिकली जिन बच्चों के माता पिता यानी कोविड के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके बच्चों के लिए ये स्पेशल केयर प्रोवाइड करते हैं। यानी उनको उनका गाइडेंस या उनके एजुकेशन या उनको अगर डिप्रेशन वगैरह होता है या फिर ट्रॉमा हो जाता है, जैसे अपने माता पिता को छोटे उम्र में लूज करने से उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन्हें टैकल करने के लिए ये एक सेगमेंट है। दूसरा है सीआईएसएस। सीआईएसएस का फुल फॉर्म है चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। तो जो बच्चे मतलब स्ट्रीट में है, लाइक रोड साइड फुटपाथ पे सोते हैं या फिर बेगिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। उन्हें रिहैबिलिटेट करना, यानी उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करना, ये सब इस कंपोनेंट का हिस्सा है। तो इस पोर्टल में और भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। वो क्या है? ये है कि आप यानी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर क्या बोलते हैं प्रोफेशनल्स, जो लोग इंटरेस्टेड है इन बच्चों को हेल्प करने में, उन्हें हेल्प करने का मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या करता है? प्रोवाइड एनी हेल्प फॉर चिल्ड्रन इन नीड इन द फॉर्म ऑफ ओपन शेल्टर्स। यानी जो बच्चे स्ट्रीट्स में वगैरह सोते हैं उनके लिए ओपन शेल्टर्स हैं। फिर काउंसलिंग सर्विस है, जिनको ट्रॉमेटाइज हुआ है, जैसे उनके माता पिता एक्सपायर हो गए, ऐसे कोई सिचुएशन है तो उनके लिए क्या है? काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। मेडिकल सर्विस है, डी एडिक्शन सर्विसेज है। हमें पता है कि गरीबी वगैरह उस सेगमेंट में लोग जो होते हैं उनको कभी कभी नशा यानी दारू या फिर ड्रग्स के नशा करने लग जाते हैं, तो उसे रिहैबिलिटेट या फिर डी एडिक्शन सर्विस प्रोवाइड भी किया जाता है। उसके बाद एजुकेशन सर्विस, उनके फ्यूचर के लिए एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। एंड वॉलंटियरिंग, यानी इन्हें अगर इन बच्चों को हेल्प करने के लिए कोई भी वॉलंटियर करना चाहता है तो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा वो वॉलंटियर भी कर सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और इसमें ये एक मिशन वात्सल्य करके एक मिशन है, उसका कंपोनेंट है मिशन वात्सल्य, जो कि 2009-10 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन इंटेंशन क्या था? फॉर सपोर्टिंग द चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। जो भी बच्चे मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, यानी कोई भी गई मेंटल या इकोनॉमिकल कोई भी सिचुएशन हो, उससे हेल्प करने के लिए मिशन वात्सल्य लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2009-10 के बीच में। ओके, नेक्स्ट, दिल्ली एयरपोर्ट एडजस्ट बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया। स्काई ट्रैक्स करके एक कंसल्टेंसी सर्विस है।
यूके बेस्ड। तो उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है या फिर रैंकिंग निकाली है जिसके हिसाब से दिल्ली एयरपोर्ट जो है बेस्ट एयरपोर्ट है साउथ एशियन कंट्रीज में। ओके, साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है और ये जो अवार्ड है उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट को 5th टाइम मिल रहा है, यानी 5th टाइम इन अ रो कंसेक्यूटिवली 5 सालों से दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया का अवार्ड मिल रहा है। अब हमें जानना है कि इसकी रैंकिंग यानी दिल्ली एयरपोर्ट की टोटल में रैंकिंग क्या है। इसकी रैंकिंग इस साल 36th पोजीशन है और लेकिन इसका जो प्रीवियस ईयर यानी 2022 का रैंकिंग है वो है 37। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 में क्या रैंकिंग था, तो हमें जानना है कि इट इज 37th रैंकिंग है और आपकी एट प्रेजेंट दैट इज इस साल दैट इज 2023 में 36th पोजीशन पे रैंक कर रही है। नेक्स्ट इज फर्स्ट कौन रैंक कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑब्वियसली जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है, वो फर्स्ट है। लेकिन पिछले साल फर्स्ट हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फर्स्ट रैंक पे था, लेकिन इस साल वो सेकंड रैंक पे हो गया है। और फर्स्ट रैंक पे कौन सा है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। और थर्ड रैंक पे जापान के टोक्यो सिटी में हनेडा एयरपोर्ट है, वो है थर्ड रैंकिंग पे। ओके, ये हमें 3 रैंकिंग समझना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि हमने अभी एयरपोर्ट की ही बात की। तो इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है संजीव कुमार। ओके, एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको पता है किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर इंचार्ज कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ओके, ये हमें जानना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेन्नायर रिवर डिस्प्यूट, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक डिस्प्यूट है। ओके, रिवर वाटर डिस्प्यूट है। तो बेसिकली क्या होगा, ये इशू मैं समझा देता हूं। बेसिकली कर्नाटक जो है आपको पता है कर्नाटक कहां पे है, ये कर्नाटक समझ लीजिए और ये तमिलनाडु है। तो यहां से रिवर फ्लो कर रहा है, तो कर्नाटक ने बीच में यहाँ पे डैम्स वगैरह बिल्ड कर लिया। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो वाटर डाइवर्ट करते हैं। उनका एक एग्रीमेंट है कि इतना क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर उन्हें छोड़ देना है, दैट इज तमिलनाडु में जाने देना है। लेकिन कर्नाटक ने बीच में डैम वगैरह बिल्ड करके उसे डाइवर्ट किया। इसकी वजह से तमिलनाडु स्टेट ने इसके लिए एजिटेट किया और सेंटर से कहा कि इसके रिजॉल्व करने के लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को सेटअप किया जाए और उनके जो भी कंक्लूजन है रिजल्ट हो उन्हें मान लिया जाए। तो लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया, इससे कुछ रिजोल्यूशन नहीं आया। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या 3 महीने का इंटीमेटम या 3 महीने का टाइम दिया सेंटर के लिए कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को सेटअप किया जाए और इस इश्यू को रिजॉल्व किया जाए। अभी 3 महीने हो चुके हैं, इस वजह से ये न्यूज में आया। तो हमें जो है अपना क्या बोलते हैं स्टैटिक जीके के थोड़े इस रिवर वाटर डिस्प्यूट के रिलेटेड थोड़ा स्टैटिक जीके के बारे में जानना है। दैट इज आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल समझने हैं। दैट इज आर्टिकल 262। ओके, आर्टिकल 262 के अंडर पार्लियामेंट ने इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट दैट इज 1956 को एनेक्ट किया था। उसके अलावा रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 को भी एनेक्ट किया था। तो ये इन बॉडीज का काम क्या है या इन एक्ट का काम क्या है कि जो भी इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं ऐसे वाटर डिस्प्यूट्स, तो उसके लिए प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, तो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स को फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड किया गया है। तो हमें समझना है आर्टिकल 262 के अंडर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है और उसके अलावा रिवर बोर्ड एक्ट भी है और इसके ईयर्स याद रखना जरूरी है, 1956 है दोनों के ईयर्स। ओके, अब आर्टिकल 131 पे आते हैं। इसमें बेसिकली हमें समझ में आना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आने वाला केस है। दैट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आपको पता होगा, जो केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में डील किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स अगर आप चाहे तो हाई कोर्ट में भी डील कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी ले जा सकते हैं। तो वहां पे जब आप सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं तो इसे हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। और एक दूसरा एस्पेक्ट है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, यानी अपील कर करके आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक केस आपका लोअर कोर्ट में है, यानी सेशंस कोर्ट या कहीं पे भी है, आपको एक वर्डिक्ट मिला, आप खुश नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए अपील करेंगे आगे।
तो आप ऊपर ऊपर करके हाई कोर्ट तक पहुंचे, फिर भी आपको कोई फेवरेबल वर्डिक्ट नहीं मिला, आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस हुआ नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो अपील करेंगे तो उसे एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। अगर ओरिजिनली उसी कोर्ट में ओरिजिनेट होता है तो उसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, जहां पे इस केस का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आता है, यानी रिवर वाटर, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो इसमें कुछ प्रोविजंस है, यानी कौन से केस इंक्लूड होते हैं। जो भी केस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, और बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट, और स्टेट्स और बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। ओके, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी एक स्टेट के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कई सारे स्टेट्स के बीच में, या किसी स्टेट्स के आसपास में, मतलब इस केस में कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जो इशू हो रहा है उसे सुप्रीम कोर्ट में लिया जा सकता है। ओके, इसे कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ये हमें समझना है, ये आर्टिकल्स दोनों आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है, यूनियन होम मिनिस्टर अनाउंसेस 10% रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स, यानी अग्निवीर, पहले जो अग्निवीर है जो फर्स्ट बैच में वगैरह निकले, उनके लिए उन्होंने 10% रिजर्वेशन किया है। किसके लिए, किस फील्ड में, यानी किस जॉब के लिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 10% का रिजर्वेशन दिया है। आपको जानना जरूरी है कि इससे पहले भी एक रिजर्वेशन दिया गया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। ओके, इससे पहले उन्हें रिजर्वेशन दिया गया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। उसके अलावा थोड़े एग्जम्पशंस भी है, यानी एज लिमिट में थोड़ा एग्जम्प्ट किया गया है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उन्हें रिमूव किया है, उनके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की जरूरत नहीं है कहा गया है। अब हमें अग्निवीर का ये अग्निपाथ स्कीम से आता है, तो इसका थोड़ा सा हम डिटेल समझ लेते हैं। अग्निपाथ स्कीम आपको पता है जून 2022 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है कि 17.5 साल यानी 17.5 ईयर्स एंड 21 ईयर्स के बीच में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो उन्हें सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें 4 साल के लिए एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर किया जाता है। उसके बाद उनका टर्म खत्म होता है और उनमें से थोड़े लोगों को परमानेंट किया जाता है, बाकी लोगों को मतलब उन्हें छोड़ना होता है, उन्हें सर्टिफाई किया जाता है। और अगर वो चाहे तो ऐसे जॉब्स यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्हें थोड़ा रिलैक्सेशन यानी एज रिलैक्सेशन है। जैसे फर्स्ट बैच में जो अग्निवीर थे फर्स्ट बैच के, उन्हें 5 साल का एग्जम्पशन है, 5 ईयर्स का एग्जम्पशन है। उसके बाद जो भी अग्निवीर निकलते हैं यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बैच जो भी आएंगे, उन्हें 3 साल का एग्जम्पशन दिया जाएगा अपर एज लिमिट में। उसके अलावा उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, झारखंड गवर्नमेंट लॉन्चेस जॉब पोर्टल टू एंश्योर 75% लोकल कोटा इन प्राइवेट सेक्टर। इसे ओवरऑल हम समझ लेते हैं और उसके बाद बाकी फैक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी झारखंड गवर्नमेंट जो है, झारखंड जो गवर्नमेंट है, वहां का सीएम के बारे में हमें जानना जरूरी है। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। ओके, हेमंत सोरेन है वहां के चीफ मिनिस्टर। उसके बाद अभी रिसेंटली नए गवर्नर आए हैं, तो उनका नाम भी जानना है, सीपी राधाकृष्णन। तो ये सीपी राधाकृष्णन कोयम्बतूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। ओके, ये जानना है, ये पहली बार गवर्नर बन रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम झारखंड की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने झार नियोजन करके एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें पोर्टल में होता क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं वो इस पोर्टल में रजिस्टर करेंगे, कंपलसरी है, रजिस्टर करना पड़ेगा। अब उसके लिए एक कंडीशन है, थ्रेशोल्ड है, यानी जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, यानी फॉर्मल सेक्टर, तो 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज अगर हैं तो उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। कहां पे? झार नियोजन में, पोर्टल में। वहां पे जो जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है वो भी रजिस्टर करेंगे और इस तरह से वो कनेक्ट करके रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे। अब एक सवाल आता है हमारे मन में, अगर जॉब के लिए क्वालिफाइड पर्सन नहीं मिलता, यानी उनके पास स्किल प्रॉपर नहीं है, तो ये एम्प्लॉयर्स क्या करेंगे? तो उसके लिए एक प्रोविजन पता है उन्होंने एक्ट में कि अगर ऐसा कुछ इशू है, यानी स्किल प्रॉपर नहीं है, तो उन्हें हायर किया जाए और उन्हें ट्रेनिंग दिया जा सकता है, यानी स्किल्ड, यानी अपने जो स्किल डेवलपमेंट मिशंस वगैरह है उसके अंदर उन्हें स्किल एनहांस किया जाएगा और वो एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। ओके, ये एक प्रोविजन दिया गया है। और इसमें एक्सेप्शन भी है, यहाँ पे जो भी है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स में ये 75% का कोटा एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में एप्लीकेबल है, वो भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज अगर हो तो उस कंपनीज में। तो इतना याद रखना है। अब इसमें और एक कंडीशन की बात हुई है, यानी सैलरी का एक कंडीशन है, यानी जो भी जॉब
40,000 रुपीज से नीचे हैं उन्हीं जॉब के लिए 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकल पीपल्स को। नहीं तो उससे ऊपर वाले, यानी अगर आपका सैलरी रिक्वायरमेंट यानी इस जॉब के लिए 45,000 रुपीज है, ओके 45,000 रुपीज सैलरी मिल रहा है आपको से फॉर जॉब ए, इसका सैलरी क्या है 45,000, तो ये 75% का क्राइटेरिया उसमें एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका जो सैलरी है वो 39,000 समझ लीजिए, ओके आपका जॉब बी है उसमें 39,000 की सैलरी है, तो आपको 75% यानी लोकल पीपल्स को यानी लोकल कोटा एप्लीकेबल है इसमें, ओके तो सैलरी का क्राइटेरिया भी रखा गया है। तो इतना सा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। नेक्स्ट, इंडिया एआई इकोसिस्टम। ये इंडिया एआई इकोसिस्टम डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। तो उन्होंने ये बेसिकली क्यों किया है कि हमारा जो इकोसिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी हमें जो फ्यूचर है हमारा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ओके तो इसके बेस्ड हमें डीप टेक में स्टार्टअप्स की जरूरत है, राइट। तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट बिल्ड करना भी बहुत जरूरी है, यानी फंडिंग होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए, तो इनके मेंटरिंग होनी चाहिए, तो तभी तो स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे, है ना। नहीं तो स्टार्टअप बन के रह जाएंगे और थोड़े दिन में कोलैप्स हो जाएंगे, तो ये होना नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया है, एक इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए इंडिया एआई नाम के इकोसिस्टम को बिल्ड करने का प्लान किया है। तो उसके लिए थोड़ा रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह किया जाएगा, तो यही चीज यहाँ पे बात की जा रही है। इट एम्स टू सपोर्ट रिसर्च एंड प्रोवाइड टूल्स फॉर स्टार्टअप्स इन फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम एग्जाम्पलरी काम करने की सोच रहे हैं, तो इस वजह से हम अभी से उसके लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ओके। तो इससे कहा जा रहा है कि ये रफ एस्टिमेट है, एग्जाम में पूछा जाना कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं, ओके। इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम एआई में डेवलप करते हैं, एआई में प्रोग्रेस करते हैं, तो ऑलमोस्ट हमें 967 बिलियन यूएस डॉलर्स का प्रॉफिट हो सकता है, यानी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है 2035 तक। उसके अलावा यूएसडी 450 टू 500 बिलियन डॉलर्स इंडियन जीडीपी में ग्रोथ हो सकता है 2025 तक। ये क्या करेगा, हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का एक सपना है, ओके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया था कि हमें एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। तो इसमें ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, तो इसलिए ये जो एआई का रोड मैप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करें एआई प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई प्लेटफॉर्म क्या, उसका मीनिंग क्या है, द नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया, ये है उसका कहे तो इसका एक्सपेंशन कह सकते हैं, ओके द नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया, इंडिया एआई का फुल फॉर्म भी कह सकते हैं, ओके इस तरह से उन्होंने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च कब किया गया है, 2018 में। इसमें कोलैबोरेटिवली या फिर जॉइंटली लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस नेस्कॉम के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब मिनिस्ट्री मेटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी इंचार्ज कौन है, आपको पता होगा, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव इज इंचार्ज ऑफ कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। नेक्स्ट, फैल्कन एलएलएम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको पता है चैट जीपीटी तो आपको पता ही होगा। चैट जीपीटी क्या है, एक एआई बेस्ड पोर्टल है जहां पे आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो ऑलमोस्ट ह्यूमनली तरीके से वो जवाब लिख के बताता है। नॉर्मली गूगल में भी हम सब सर्च करके अपना जवाब ले सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो वेबसाइट्स प्रोवाइड करता है, हमें खुद से मैन्युअली कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करके उसे रीड करके समझना होता है। लेकिन चैट जीपीटी में क्या होता है कि बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कंसोलिडेट करके एक जगह प्रॉपर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर देता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन इसमें थोड़े लिमिटेशंस है, यानी इसका जो डेटा है चैट जीपीटी का वो 2021 तक ही है, उसके बाद के इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूडेड नहीं है। और कई सारे एरर्स भी रिसेंटली पाए गए हैं। तो चैट जीपीटी क्या है, नेसेंट स्टेज में यानी इनिशियल स्टेज में है, तो उसे डेवलप होने में 3-4 साल तो लग ही जाएंगे। तो अपग्रेड होता रहेगा, तो डेवलप होता रहेगा। लेकिन अभी नया प्लेयर आया है, दैट इज फैल्कन एलएलएम। ये क्या है, चैट जीपीटी का राइवल है, ओके। सो ये किसने डेवलप किया है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट इन अबू धाबी, यूएई के टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। तो यह हमें समझना होगा। तो इसका नाम क्या है, फैल्कन एलएलएम। तो फैल्कन एलएलएम का फुल फॉर्म लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये एब्रिविएशन इंपॉर्टेंट है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये जो 40 बिलियन पैरामीटर्स को फॉलो करता है। तो बेसिकली ये टेक्निकलिटीज है जो एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, इतना समझने की जरूरत भी नहीं है हमें। तो ये क्या है, 1 ट्रिलियन टोकन्स एंड बिल्ट ऑन द एआई एंड डिजिटल साइंस रिसर्च सेंटर एआई क्रॉस सेंटर यूनिट, इन्होंने डेवलप किया है इसे, ओके। तो ये बेसिकली कहा जा रहा है कि GPT-3 को
ओवरटेक करता है, यानी उसको एफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है कहा जा रहा है। ओके, तो इसका जो फैल्कन एलएलएम है वो फ्यूचर में आपको एक्सेसिबल हो सकता है, तो हम समझ सकते हैं कि कैसे ये वर्किंग करेगा। ओके, नेक्स्ट, वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022। वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था, इसका 24th एडिशन है। किसने रिलीज किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ओके, इनके द्वारा रिलीज किया गया था। अब इसके मिनिस्टर इंचार्ज कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह, ही इज द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये हमें जानना जरूरी है। ओके, अब इसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसमें सेक्स रेशो के बारे में बात किया गया है, दैट इज उनका प्रेडिक्शन है, यानी 2036 तक जो सेक्स रेशो है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी होगी, यानी हर 1000 मेन के लिए 952 विमेन अवेलेबल होंगे, यानी हो जाएंगे बाय 2036। लेकिन अभी प्रेजेंटली 2011 के सेंसस के हिसाब से क्या है? 943 है, यानी उनका एक्सपेक्टेशन है 2036 तक ये कितना हो जाएगा? 952। लेकिन अभी प्रेजेंटली 2011 के रिपोर्ट के अनुसार, यानी सेंसस के हिसाब से क्या है? 943 है। ओके, तो ये किस रिपोर्ट के हिसाब से है? विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। अब सेक्स रेशो की बात करें, यानी बर्थ के जब भी बच्चे पैदा होते हैं, इसमें विमेन्स और गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड कितने हैं, अगर उसका रेशियो देखा जाए तो उसमें पता चलता है कि 907,000 बॉय बर्थ, यानी लड़के जो पैदा होते हैं, 1000 लड़के पैदा होते हैं तब 907 लड़कियां पैदा हो रही हैं। ओके, तो ये कब तक का रिपोर्ट है? 2018-20 का। लेकिन पहले, उससे पहले यानी 2017-19 का क्या था? 904 था, यानी 3 पॉइंट्स इंप्रूव हुआ है। तो ये है हमारा जो डेटा रिसेंटली प्रोवाइड किया गया है। ओके, अब उसके बाद उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, यानी विमेन अभी भी एम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स से छूट रहे हैं, यानी उनको भी अभी भी जॉब्स में मेन के हिसाब से इक्वालिटी नहीं मिल रही है। ओके, तो ओवरऑल वो कह रहे हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंप्रूव हुआ है, यानी ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ है, लेकिन विमेन्स का जो इंक्रीज होने का रेट है वो मेन से बहुत कम है। इस वजह से वो गैप बढ़ता जा रहा है, यानी यहाँ पे दिया गया है 77.2% फॉर मेल्स एंड 32.8% इंक्रीज हुआ है फीमेल्स में। आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, यानी मेन का पहले से ही लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन हाई है, लेकिन उनका ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हाई है, यानी 77.2% से ग्रो हो रहा है। लेकिन विमेन्स का क्या है? उनका जो पहले से लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कम था, अब उसका ग्रोथ रेट भी बहुत कम है, यानी 32.8 है। तो इसका मतलब है उनका जो गैप है वो वाइडन हो चुका है। ओके, ये रिपोर्ट का जो एंड ईयर है 2021-22 के बेस का है। ओके, ठीक है, तो अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। लिटरेसी रेट इन इंडिया। अब ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले राज्यसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि लिटरेसी रेट कैसा है, कितना चल रहा है। तो उस क्वेश्चन के जवाब में मिनिस्टर ने ये डेटा प्रोवाइड किया है। बेसिकली बिहार है इंडिया में सबसे लोवेस्ट लिटरेसी वाला स्टेट, यानी वहां का लिटरेसी कितना है? 61.8% है। ओके, सिर्फ 61.8%। कहां का? बिहार का। इंडिया में लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहां पे है? बिहार में है 61.8%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, दैट इज 65.3%। उसके बाद राजस्थान थर्ड नंबर पे आता है 66.1%। अब हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहां पे है? केरला में। ओके, केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो है 94%। उसके फॉलो करता है लक्षद्वीप, यानी सेकंड नंबर पे है 91.85 से लक्षद्वीप। थर्ड नंबर पे है मिजोरम, दैट इज 91.3%। इतना हमें फैक्ट जानना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, द लिटरेसी रेट इन रूरल इंडिया इज 67.77% एज कंपेयर टू 84.11% इन अर्बन इंडिया। तो रूरल एरिया का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट भी कम है, ओके, एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। नॉर्मली ऐसा ही है, लेकिन इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल वुमेन का लिटरेसी रेट जो है इंप्रूव हुआ है, अभी 77% है, एंड मेन का जो लिटरेसी रेट है 84.7% है। नेक्स्ट, मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिगिंस इन शिलोंग। इतना ही जानना है कि ये फर्स्ट एडिशन है मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कहां पे कंडक्ट किया जा रहा है? शिलोंग में कंडक्ट किया जा रहा है। ऑलमोस्ट 40 फिल्म्स यहाँ पे शोकेस किया जाएगा और ये 5 दिन का फेस्टिवल है। तो हमें यहाँ पे जानना है मेघालय के कैपिटल के बारे में। शिलोंग है, वहां के सीएम कौन है? कोनार्ड संगमा। ओके, कोनार्ड संगमा है वहां के सीएम, एंड गवर्नर फागू चौहान। ओके,
नेक्स्ट, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इशू किया है अरेस्ट वारंट किसके खिलाफ? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन आपको पता है रशिया के प्रेसिडेंट है, और क्यों उन्होंने ऐसा अरेस्ट वारंट इशू किया है ये हमें जानना जरूरी है। बेसिकली उनका कहना है कि जब ये यूक्रेन के साथ वॉर स्टार्ट हुआ रशिया का, तो उस टाइम से यूक्रेनियन बच्चे जो है उनको रशिया में लाया जा रहा है। ओके, यूक्रेन के बच्चों को रशिया में लाया जा रहा है, तो ये वॉर क्राइम माना जाता है। ओके, सो इसके खिलाफ यानी इसके बलबूते पे उन्हें एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट कर सकता है व्लादिमीर पुतिन को? तो आंसर है नहीं, क्योंकि रशिया जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और उसके चलते ये इशू आता है कि उन्हें हेड ऑफ द स्टेट्स को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ओके, उसके अलावा एक और चीज है कि रशिया वहां पे अप्रोच नहीं किया, रशिया ने अप्रोच नहीं किया, और यूक्रेन भी उसकी पार्टी नहीं है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की पार्टी नहीं है यूक्रेन। लेकिन बीच बीच में यूक्रेन ने भी पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने कहा है कि इसके लिए इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ये वो, लेकिन फिर भी एक्चुअली वो पार्टी नहीं है, तो इस वजह से ये एक्शन नहीं होगा। एक सिंबॉलिक फैक्टर ही माना जा सकता है। ओके, तो आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है ये जानना जरूरी है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसके प्रेसिडेंट है जज पीटर होफमैन्स्की। ओके, जज पीटर होफमैन्स्की जो कि पोलैंड के हैं। और अगर इंडियन जो इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस हैं, इंडियन जजेस, उनके नाम है, पुराने जो थे वो थे BN राव, दैट इज 1952 टू 1953, उसके बाद RS पाठक 1989 टू 1991, और अभी जो है दलवीर भंडारी 2012 से अभी तक। ओके, तो इतने हमारे इंडिया से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जजेस रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक बुक के बारे में है, दैट इज बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रिटन बाय रचना बिस्वत रावत। ओके, बिस्वत रावत, ये बुक है बिपिन रावत के बेस पे बनी, उनके लाइफ और उनके एक्सपीरियंस के लिए, उसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड बुक है। तो ये लिखा किसने है? रचना बिस्वत रावत ने। उनका दूसरा बुक्स है जो मतलब दूसरे इंपॉर्टेंट वर्क्स कह सकते हैं, वो है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास, देन गन्स गट्स एंड ग्लोरी, द स्टोरी फ्रॉम द बैटलफील्ड, उसके बाद इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज, ये कुछ और बुक्स हैं। ओके, तो जब भी हम एक बुक के बारे में बात करते हैं तो उस ऑथर के और कोई इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं तो उसे भी नोट करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वो एग्जैक्टली नया बुक नहीं पूछेंगे, शायद पुराना बुक ही पूछ ले, तो हमें वो भी समझना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है स्वयर रोबोटिक्स अनवील इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन क्वाड्रोप्ड रोबोट एंड एक्सोस्केलेटन। ये क्वाड्रोप्ड रोबोट यानी 4 पैरों वाले रोबोट्स। ओके, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं वो 4 पैरों वाले रोबोट्स है, उसे क्वाड्रोप्ड रोबोट्स कहते हैं। अब ये क्वाड्रोप्ड रोबोट्स न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि ये सेंसर बेस्ड है और ये खुद सीढ़ियां चढ़ सकता है, तो ये एक अचीवमेंट है। नॉर्मली कैसा होता था कि रिमोट कंट्रोल के द्वारा ये सीढ़ियां चढ़ना या कोई भी एक्टिविटी है उसे कंट्रोल किया जाता था, लेकिन अब इस रोबोट में सेंसर्स और कैमरास इस तरह से एफिशिएंटली फिट किए गए हैं कि वो ऑटोमेटिकली खुद से ही कर सकते हैं काम। उसके अलावा एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं। एक्सोस्केलेटन क्या है कि हम इंग्लिश मूवीज में वगैरह देखते हैं, हमारे जो मसल स्ट्रेंथ्स को वगैरह इंप्रूव करने के लिए एक्सोस्केलेटन का यूज किया जाता है। एक्सोस्केलेटन यानी जो स्केलेटन बॉडी के ऊपर हो। ओके, तो ये क्या होता है कि नॉर्मली जो सोल्जर्स वगैरह हो गए उनके बॉडी पे एक आर्मर टाइप स्केलेटन फिट किया जाएगा, जिससे उनकी रनिंग कैपेसिटी या फिर उनके जो स्टेमिना वगैरह है इंप्रूव हो जाएगा, यानी क्योंकि उनका जो एफर्ट है वो मशीन पे ज्यादा आएगा, यानी उसमें स्प्रिंग्स वगैरह लगे होंगे या फिर मशीन्स लगे होंगे, जिसकी वजह से उनको जो स्ट्रेस लेना होता है वो कम लेना पड़ेगा, तो इसकी वजह से उनकी स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी वगैरह बढ़ेगी किनकी? सोल्जर्स की। तो ये एक्सोस्केलेटन भी एक रोबोटिक एप्लीकेशन है, रोबोटिक फील्ड की एप्लीकेशन है। तो ये स्वयर रोबोटिक्स कहाँ का है? हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। उन्होंने पार्टनर किसके साथ किया है? 2 DRDO के लैब्स के साथ, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पुणे और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी इन बैंगलोर, इनके साथ उन्होंने क्या किया है? पैचअप किया है। उसके बाद ये 2 चीजें डेवलप की है, तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना है। नेक्स्ट हम थोड़ा शॉर्ट न्यूज देखते हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है हमने कवर किया, थोड़े थोड़े शॉर्ट न्यूज है, लाइक इंपॉर्टेंट डेज वगैरह हो गए, वो से भी कवर कर लेते हैं। फर्स्ट, OECD raises financial year 2024 इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट 5.9%। ओके, उन्होंने OECD ने क्या कहा है कि उनका जो ग्रोथ फोरकास्ट है, यानी इंडिया का जो पहले कम था उसे बढ़ाकर बता दिया है कि 5.9% से फाइनेंशियल ईयर
2024 में ग्रोथ हो सकता है इंडिया का। ओके, तो उनको लगता है कि ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ होने के चांसेस है इंडिया के जीडीपी ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, यानी 2023 का वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है या फिर ऑब्जर्व किया जाता है? 20 मार्च को। अब इसका थीम भी जानना जरूरी है, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। ओके, बी प्राउड ऑफ योर माउथ है ओरल, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 का थीम। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2023। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 मार्च को। इसका जो थीम है वो बी माइंडफुल बी ग्रेटफुल, ये है थीम किसका? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2023 का। ओके, अब उसके बाद एक बुक न्यूज में आया है, स्नेक्स इन गंगा ब्रेकिंग द इंडियन 2.0। ओके, अब ये को ऑथर किया गया, यानी 2 ऑथर्स है इसके, श्री राजीव मल्होत्रा एंड मिसेस विजय विश्वनाथन। अब इस बुक का जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा अलग है, यानी नॉर्मली हम जो गंगा वगैरह कहते हैं तो हमें लगता है कि एनवायरमेंट रिलेटेड होगा, ये एनवायरमेंट रिलेटेड नहीं है, ये बेसिकली क्या है? पॉलिटिक्स एंड डिफेंस रिलेटेड है। नॉर्मली हम जब भी कोई भी पॉलिसी की बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो हम अपना एनिमी किसे मानते हैं? पाकिस्तान को और चाइना और एडजेसेंट थोड़े कंट्रीज को। ओके, तो ये हमारे माइंड में हमेशा बना रहता है कि पाकिस्तान या चाइना हमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए यही काफी है। लेकिन इस बुक में कहा गया है कि यूएसए से भी संभल के रहना चाहिए, क्योंकि वो एक सांप की तरह है, कभी भी डस सकता है। तो ये बहुत ही अलग सा पर्सपेक्टिव दिया गया है इस बुक में, तो इस वजह से ये न्यूज में भी है और बहुत ही फेमस भी हुआ है, पॉपुलर भी हुआ है ये बुक। ओके, उसके बाद टाइम लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2023 रिलीज हुआ है। उसमें 2 इंडियन जगहों ने, यानी साइट्स ने अपना नाम उसमें दर्ज किया है। फर्स्ट मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, उसके बाद लद्दाख ने। ओके, अब फर्स्ट 3 प्लेसेस जो है वो टम्पा फ्लोरिडा, वैलेमाटे वैली ओरेगॉन एंड रियो ग्रांडे, इन्होंने अपने फर्स्ट 3 स्पॉट्स बुक किए हैं। उसके बाद कहा जाए तो गवर्नमेंट साइंस MOU विद 27 स्टील कंपनीज एंड किक स्टार्टिंग द 6,322 करोड़ PLI स्कीम, प्रोजेक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स। ओके, प्रोजेक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, क्लियर है? तो ये जो अमाउंट है वो हमारे जो बैंक एग्जाम्स होंगे, आपके जो बैंक एग्जाम्स होंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, यूपीएससी और एसएससी में ये अमाउंट पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट रिवीजन करते हैं, आज जो भी हमने पढ़ाई की है उसकी एक रिवीजन कर लेते हैं, तो कि सो दैट वी कैन एनालाइज इफ वी रिमेंबर इट और नॉट। ओके, सो फर्स्ट है बाल स्वराज पोर्टल। बाल स्वराज पोर्टल का न्यूज था जो हमने देखा है, बेसिकली जो बच्चे हैं जिनको हेल्प की जरूरत है उनके लिए बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया था। फिर दिल्ली एयरपोर्ट एडजस्ट बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया, किसके द्वारा रिपोर्ट लॉन्च किया गया था? स्काई ट्रैक्स के द्वारा। पेन्नायार रिवर डिस्प्यूट के बारे में बात किया हमने, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच का डिस्प्यूट है। उसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर अनाउंस 10% रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स। फिर उसके बाद झारखंड गवर्नमेंट लॉन्चेस जॉब पोर्टल टू एंश्योर 75% लोकल कोटा इन प्राइवेट सेक्टर। ओके, प्राइवेट सेक्टर में 75% लोकल कोटा प्रोवाइड करने के लिए अपॉर्चुनिटी या फिर जॉब पोर्टल किसने लॉन्च किया? झारखंड ने, गवर्नमेंट ने। उसके बाद इंडिया AI इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। फिर फैल्कन LLM अराइवल ऑफ चैट जीपीटी लॉन्च्ड इन अबू धाबी। ओके, सॉरी अबू धाबी। ओके, ये हमें जानना है। नेक्स्ट, विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट लॉन्च किया गया था, वो उसके बारे में हमने डिटेल्स देखे। लिटरेसी रेट इन इंडिया के बारे में हमने जाना। उसके बाद मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिगिंस इन शिलोंग। शिलोंग में मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 5 दिन के लिए स्टार्ट हो चुका है। ये पहली बार कंडक्ट किया गया है, इस वजह से शायद एग्जाम में पूछा जाए। ICC इश्यूज अरेस्ट वारंट फॉर व्लादिमीर पुतिन ओवर यूक्रेन वॉर क्राइम्स। यूक्रेन वॉर क्राइम्स के लिए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट लॉन्च किया गया है। उसके बाद बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये बुक लिखा गया है किसके द्वारा? रचना बिस्वत रावत के द्वारा। उसके बाद स्वया रोबोटिक्स अनवेल्स इंडियाज फर्स्ट होमग्रोन क्वाड्रोप्ड रोबोट एंड एक्सोस्केलेटन। ओके, अब हमें 5 क्वेश्चंस हैं जो कि क्विज है, जो कि रिसेंटली आए गए इंपॉर्टेंट न्यूज के बेस्ड हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपको इनमें से कितना पता है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं चेक कर पाऊं कि आपको कितना याद है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द 13th edition of bilateral armor exercise X Bold Kurukshetra between India and which country was concluded at Jodhpur military station? ऑप्शन है तंजानिया, बांग्लादेश, ओमान एंड सिंगापुर। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज allocated a budget of 9,023 crore towards achieving the objective of which ISRO mission? ऑप्शंस है शुक्रयान 1, मंगलयान 1, गगनयान, आदित्य L1।
नेक्स्ट, who is appointed as the new CEO and MD of Tata Consultancy Service? आपके ऑप्शंस है के कीर्तिवासन, राजेश गोपीनाथ, सी नटराज चंद्रशेखर, डी आर पूनावाला। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, विच बैंक हैज बिकम द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ऑफ मुंबई इंडियंस? ऑप्शन है HDFC बैंक, IDFC बैंक, फर्स्ट बैंक, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, थर्ड एडिशन ऑफ सी ड्रैगन एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी रशिया, सी जापान एंड डी USA। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA? प्रदीप खरोला, प्रदीप खरोला, दीपक मोहंती, आर वेंकटरामणी एंड मुकुल रोहतागी। ओके, ये आपके ऑप्शंस है। इसे आप इसका जो आंसर है आप कमेंट करके हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स चेक करेंगे। अगर आपके सही आंसर्स है तो हम उसमें कमेंट करके आपको बता देंगे। ओके, तो आज के लिए हम वाइंड अप करेंगे। तो रेगुलरली इस करंट अफेयर्स के इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यानी यूपीएससी और बैंक एसएससी के एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा रेगुलरली कोई भी यानी यही करंट अफेयर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं उसे रेगुलरली फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तभी जाकर आपके जो रिकलेक्शन पावर है वो इंप्रूव होगा। कभी भी आप एक दिन या 2 दिन किसी भी करंट अफेयर्स को फॉलो कर दूसरा अगर शिफ्ट करते हैं तो इससे आपके पैटर्न को डिफरेंशिएट मतलब दिक्कत हो जाती है, यानी डिसरप्ट हो जाता है। इस वजह से आपको याद करने में दिक्कत हो सकती है। तो कोई भी अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो रेगुलरली उसी एक करंट अफेयर्स को फॉलो करिए। मल्टीपल करंट अफेयर्स फॉलो करेंगे तो ये दिक्कत हो सकती है। तो हमारे यहाँ इस करंट अफेयर्स इनिशिएटिव में मैक्सिमम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस है वही कवर किए जाते हैं। उसके अलावा कुछ जीके यानी स्टैटिक जीके के पोर्शन के करंट अफेयर्स में भी हम इंक्लूड करते हैं बेसिकली। यानी कोई भी अगर पॉलिटी रिलेटेड न्यूज़ हो तो उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो तो हम इंक्लूड कर देते हैं, या फिर कोई भी स्टैटिक यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कुछ भी अगर रेलेवेंट हो उस करंट अफेयर्स के रिलेटेड तो उसे भी इंक्लूड कर देते हैं, ताकि आपके एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। तो इस तरह से ये करंट अफेयर्स पैटर्न फॉलो किया जाएगा और हर दिन सुबह 6 बजे आपको ये करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा। सो उसे रेगुलरली आप 6 बजे इस करंट अफेयर्स को फॉलो करिए ताकि आपको हेल्पफुल रहे। ओके, सो आज के लिए हम वाइंड अप करेंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।